नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ अपराध की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और 99% से अधिक लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं और सोशल मीडिया से बहुत सारा ज्ञान भी बटोरते हैं। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया का उपयोग कत्ल करने के लिए, मर्डर करने के लिए, पुलिस से यानी कि कानून से छुप छुप कर बातें करने के लिए, लेकिन शायद कानून की नज़रों से वो बच नहीं सकते। अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, चालाक हो, कानून उसे ढूंढ ही लेती है, पकड़ ही लेती है। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की को मोहब्बत होती है और मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ती है कि एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल की हकीकत जब सामने आती है तो कई परिवार तबाह भी हो जाते हैं। और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक यह खबर पहुंचती है, जिस सोशल मीडिया के जरिए कत्ल किया गया था, उसी सोशल मीडिया से जब लोगों को पता चलता है कि कत्ल की जो हकीकत है वो बेहद दर्दनाक है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के हाथरस की। हाथरस एक ऐसा जिला जहाँ अक्सर कर कोई ना कोई कांड होता ही रहता है। अभी कुछ दिनों पहले एक भोले बाबा का कार्यक्रम चल रहा था और कुछ लोग, करीब 120 से 25 लोग हादसे में मारे गए। जांच पड़ताल हुई, पुलिस की जांच पड़ताल हुई, फिर अचानक से सोशल मीडिया पे सब कुछ चलने लगा और 120 लोगों ने बाबा के बातों को सुनने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए भीड़ में गए और उनका दर्शन करने के लिए, पैर छूने के लिए अपनी जान गंवा दी। भगदड़ में अब जान तो लोग गंवा देते हैं, पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन कुछ खास लोग पकड़े नहीं जाते हैं। कुछ 2-4 लोग पकड़े जाते हैं जिन पर कार्रवाई की जाती है, जो आयोजक रहते हैं। पुलिस तरह तरह की बातें करती है। आज कहानी उसी हाथरस की है। हाथरस यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जाना माना जिला हाथरस। हाथरस में एक जगह लगती है कलवारी रोड। कलवारी रोड के पास थाना सदर कोतवाली। सदर कोतवाली जो है, सदर कोतवाली के अंतर्गत जो जगह आती है कलवारी, कलवारी के पास एक एफसीआई गोदाम है। एफसीआई गोदाम के पास एक व्यक्ति सुबह 5 बजे रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर जाता है और जैसे ही एफसीआई गोदाम के पास पहुंचता है, सुनसान जगह पर कुछ लोग 2 चक्के से आते हैं, 2 व्हीलर से, और उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही गोलियों की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है, जो आसपास लोग टहल रहे थे, वह दौड़कर जब उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति खून से लथपथ है, 2-3 गोलियां लगी हैं और वो छटपटा रहा है। अभी लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं कि रास्ते में उसका दम टूट जाता है। अब फौरन ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौका वारदात पर कोतवाली सदर की पुलिस पहुंचती है। अब जांच पड़ताल करती है। देखते ही देखते एसओजी की टीम और भी कई सारी टीमें, फॉरेंसिक टीम पहुंच जाती हैं और जाने के बाद अब जिस जगह पर कत्ल हुआ था वहाँ से कुछ सबूत इकट्ठा करती हैं, वहाँ अपना मुआयना करती हैं। मुआयना करने के बाद अब घर वालों को फ़ौरन ही सूचित किया जाता है और देखते ही देखते बात आग की तरफ फैल जाती है। अब एक व्यक्ति के पास जब खबर जाती है तो बड़ा अचंभा होता है। दरअसल वह व्यक्ति, जो मृतक व्यक्ति है, उसी का भाई था। और सोचता है कि आखिर मेरे भाई की हत्या कौन कर सकता है। अब पेशे से वह ठेकेदार था। जब उसकी पहचान की जाती है, शिनाख्त की जाती है मृतक व्यक्ति की, तो पता चलता है कि वह 48 वर्षीय एक ठेकेदार, जिसका नाम मुनेंद्र रहता है, मुनेंद्र उपाध्याय। मुनेंद्र उपाध्याय की जब पहचान हो जाती है तो पुलिस परिवार वालों से बात कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर चारों तरफ सनसनी थी कि आखिर कातिल कौन थे, किस मकसद से कत्ल किया था। अब तरह तरह की बातें चल रही थी कि ठेकेदार आदमी था, दबंग टाइप का आदमी था, हो सकता है किसी ज़मीन वगैरह के काम में, किसी ठेकेदारी के काम में किसी ठेकेदार ने गोली मरवा दी होगी। अब तरह तरह की ठेकेदारी के कामों में
ठेके के कामों में दुश्मनियाँ भी लोग मोल लेते हैं। अब सभी लोग इधर दुश्मनी की बात कर रहे थे, तभी भाई को शक होता है। भाई पुलिस को जाकर एक ऐसी बात बताता है कि पुलिस उस बात को सुनकर सन्न रह जाती है। अब पुलिस जांच पड़ताल तेज करती है। उधर पोस्टमार्टम हो जाता है, बॉडी को घर वालों को सौंप दिया जाता है। घर वाले बॉडी का दाह संस्कार करते हैं। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो कत्ल की एक ऐसी हकीकत सामने आती है कि कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने ही किया था। आखिर कत्ल क्यों किया गया, आइए जानते हैं। दरअसल हाथरस के जो सदर कोतवाली है उसी के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, एक गांव आता है। उसी गांव का रहने वाला व्यक्ति मुनेंद्र की शादी कुछ साल पहले यानी कि 20 साल पहले लगभग उसकी शादी एक लड़की प्रियंका से होती है। और प्रियंका जो कि बेहद ही खूबसूरत लड़की है। अब उससे जब शादी होती है तो मुनेंद्र उस समय कोई काम नहीं कर रहा था, वह बेरोजगार था शादी के समय। कुछ दिनों बाद वह काम की तलाश करता है, तब एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है और मुलाकात इस स्तर की होती है कि दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब मुनेंद्र उसके साथ मिलकर छोटे मोटे ठीके लेने लगता है। अब इधर छोटे मोटे ठीके लेते लेते धीरे धीरे उम्र ढलती जाती है, अनुभव बढ़ता जाता है। अब मुनेंद्र PWD और भी कई ठीके लेने लगता है। अब इधर पत्नी घर पर अकेली रहती और सब मन करता सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और भी ऐप से लोगों से बातें करती, दिन भर उसमें व्यस्त रहती, कभी टीवी देखती। अब बोर हो जाती है। जब बोर होने लगती है तो वह सोशल मीडिया का सहारा लेती है और लोगों से चैट करती है, जिसकी भी रील देखती उस पर कमेंट करती है। अब इसी तरह एक दिन मुनेंद्र के दिमाग में आता है कि क्यों नहीं अब शहर की तरफ रुख किया जाए, क्योंकि आए दिन घर से शहर दूर है, शहर पे आना जाना रहता है। वहीं से काम धाम ठेके का चल रहा था। अब वह जाकर हाथरस के ही कलवारी रोड के पास एक मकान लेता है। अब उसी मकान में पति पत्नी दोनों अकेले रहने लगते हैं। गांव पे उसका भाई और उसके माता पिता अक्सर आते जाते रहते थे, बूढ़े माता पिता भी आते जाते रहते थे। और इधर पत्नी अपने पति के साथ बेहद खुश थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब इसी बीच प्रियंका, जब पति काम पर चला जाता था तो प्रियंका घर पर अकेली रहती थी, टीवी देखती थी, टीवी देखकर बोर होती थी तो अब इंस्टाग्राम पर जाती थी। अब इंस्टाग्राम का उसे काफ़ी शौक था और उस पर कई तरह की रील्स भी बनाती, रील्स भी देखती। अब इसी तरह एक व्यक्ति के पास वह रील्स पहुंचती है। अब वह व्यक्ति उसे मैसेज करता है। जब मैसेज करता है तो प्रियंका भी उसे मैसेज करती है। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है। उस व्यक्ति का नाम भानु रहता है। अब भानु से बातचीत करने लगता है। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद अब महीनों हो जाते हैं, दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों की बातचीत आगे बढ़ने लगती है। बातचीत आगे बढ़ते बढ़ते अब जो भानु रहता है वो उस लड़की को मैसेज करता है, प्रियंका को, ठेकेदार की पत्नी को। वो कहता है, देखो आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी खूबसूरती पर मैं फिदा हो गया हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब प्रियंका को भी शौक था बात करने का। वो बात करते करते पूछती है कि हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। तभी सामने से जो लड़का रहता है भानु, वह मैसेज करता है कि मैं आपको बेहद प्यार करता हूँ। प्रियंका स्माइली देती है, फिर अपना अकाउंट बंद कर देती है, यानी कि वो ऑफलाइन हो जाती है। अब उधर सामने वाला व्यक्ति स्माइल देखकर समझ नहीं पा रहा था भानु कि आखिर वह क्या करे, वो हाँ समझे या ना समझे। अब 2 दिनों तक उसकी चैट नहीं होती है। तीसरे दिन फिर प्रियंका चैट करती है और कहती है कि जनाब कहाँ चले गए, आजकल तो तुम्हारे मैसेज नहीं आ रहे हैं। अब फिर से जब मैसेज भानु देखता है तो तड़फड़ाने लगता है। तड़फड़ाते हुए वो फिर मैसेज करता है कि आपने तो कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। इधर प्रियंका कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं भी तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। अब बातचीत दोनों में शुरू हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति आग जलने लगती है। अब आग इस कदर आगे चलने लगती है, भड़कने लगती है। इधर प्रियंका फ़ोन कर उसे चुपके से मिलने के लिए अपने कमरे पर बुलाती है। उधर भानु वहाँ से कई किलोमीटर दूर उसका घर रहता है। वह हरिवंश विहार आगरा रोड का रहने वाला होता है। अब वहाँ से वह व्यक्ति गणेश कॉलोनी, जहाँ पर ठेकेदार
मुनिंदर ने अपना कमरा लिया था। अब वहाँ पर पहुँचता है, उसे एड्रेस तो पता नहीं था। अब वह लड़की को फ़ोन करता है। जब लड़की को फ़ोन करता है प्रियंका को, तो प्रियंका वहाँ से जाती है, बाहर निकलकर उस व्यक्ति को अपने घर लेकर आती है। घर लेकर आती है तो दोनों में बातचीत शुरू होती है और दोनों देखते ही देखते एक जिस्म दो जान हो जाते हैं। अब एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, छुप छुप कर मिलना। जैसे ही ठेकेदार साहब बाहर जाते, प्रियंका अपने पति के बाहर जाने के बाद उससे मिलती, बातचीत करती। अब कहीं से इसकी जानकारी उसके भाई को हो जाती है। और इधर ठेकेदार साहब कई बार रात रात को दारू पीकर आते, नशे में आते, तो अपनी पत्नी को बुरा भला भी कहते, बातचीत भी करते, छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। अमूमन जैसे नशेड़ी लोग हल्की फुल्की झगड़े कभी कभार करते हैं और कभी कभी तो बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत उस तरह के झगड़े नहीं होते थे जैसा चाहिए था। अब दोनों एक दूसरे के साथ फिर भी खुश थे, छोटे मोटे झगड़ों के बावजूद भी दोनों बहुत खुश थे। ठेकेदार साहब मुनिंद्र काफ़ी प्यार करते थे अपनी पत्नी को, और कहीं से उसके भाई अमित को पता चल जाता है कि उसकी बहन प्रियंका एक लड़का है भानु, जो कि ड्राइवरिंग करता है, किसी की गाड़ी चलाता है। अब देखने में बेहद हैंडसम लड़के को भी पता चल जाता है कि उसकी बहन बातचीत करती है। वो अपनी बहन से पूछताछ करता है तो एक भाई ही अपनी बहन से बातचीत करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर जीजा को पता चला तो फिर वो क्या करेंगे। तो वो कहती है मैं उनको संभाल लूँगी, उनको पता नहीं चलने दूँगी। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो अब लड़की इस कदर दीवानी हो जाती है कि भानु अक्सर कर जो भी खर्चे थे उसके भाई को भी दिया करता था, उसे भी दिया करता था, दोनों की बातचीत भी होती थी। और इधर जब ज़रूरत पड़ती थी तो भानु को भी प्रियंका पैसे वगैरह दिया करती थी। अब इधर उसका अमित भाई अपनी बहन से बातचीत कर तैयार होता है, और उधर प्रियंका एक दिन ठेकेदार साहब जब अपने काम पर जाते हैं और जब शाम को लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी कमरे पर नहीं है। अब जब कमरे पर नहीं है तो वह फ़ोन करते हैं, रिंग जाती है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। वह परेशान होकर कई मैसेज करते हैं लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। और इधर कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कहीं से कि उनकी पत्नी किसी ड्राइवर से प्यार करती थी और वह उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी और उसी के साथ वह फरार हो चुकी है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। समाज में ठेकेदार की एक हैसियत से उनकी जो इज्जत थी, अब वो सोच रहे थे कहीं धूमिल ना हो जाए। अब इधर आसपास रिश्तेदार और हर जगह देखते ही देखते बात फैल जाती है और ठेकेदार साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो पुलिस के पास जाना नहीं चाहते थे। अब बातचीत करते हैं, उन्हें पता चलता है कि कहीं से कि उनका भाई भी इसमें इन्वॉल्व है। अब वह भाई से उसकी बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो उससे कह दो कि सही सलामत घर चली आए, इसी में भलाई है। अब भाई को समझाते हैं तो भाई समझ जाता है और एक पंचायत होती है। जब पंचायत होती है कुछ लोगों के बीच, अमित के घर वालों और ठेकेदार साहब के साथ वालों के साथ और ठेकेदार साहब के साथ जब पंचायत होती है तो निर्णय निकल कर आता है कि उस लड़की को खबर दे दी जाए कि वो अपने घर चली आए। काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं उपाध्याय जी। सम्मान की बात है, जो हुआ सो हुआ। उपाध्याय जी माफ़ करने के लिए तैयार थे। उधर एक महीने बाद उनकी पत्नी प्रियंका घर चली आती है। आने के बाद अपने पति के साथ माफ़ी मांगती है और ठीक ठाक से रहने लगती है। लेकिन जो आग ठेकेदार साहब के दिल में चल रही थी कि उनकी पत्नी किसी और की बाहों में और किसी के साथ एक महीने तक रही, वो उनको पच नहीं रहा था। अब दिनों पर दिन उनके दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में, पूरे शरीर में आग चल रही थी। अब एक रात वह दारू पीते हैं, शराब की पार्टी करते हैं, पीने के बाद घर आते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर तुम किसी और के बाहों में कैसे चली गई, किसी के घर कैसे चली गई। अब पत्नी कुछ बोलती है, उसी पर बात विवाद होता है और मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद अब सिलसिला चालू हो चुका था। जब भी ठेकेदार साहब पी कर आते थे अपनी पत्नी के ऊपर अपना गुस्सा निकालते थे और उसे मारते पीटते थे। अब वो उसे पसंद नहीं करते थे, उनकी मजबूरी थी कि बस एक पत्नी की हैसियत से वो अपने घर में रखते थे। अब इधर एक रात जब वो फिर पी के आते हैं तो प्रियंका से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, जो तुम मुझसे झगड़े करती हो और जो तुमने काम किया है, जो मेरी इज्जत आबरू सब कुछ जो तुमने बर्बाद किया है, इसका बदला मैं लूँगा। पहले तो मैं तुम्हारे प्रेमी को मारूंगा, उसके बाद तुम्हें मारूंगा। अब उसके बाद और इधर जो भानु रहता है
वो एक केस में जेल चला जाता है। अब जेल चला जाता है, कुछ महीनों तक जेल में रहता है। अब इधर प्रियंका अपने पति की जितनी भी उनका पति दर्द देता, जो भी जुल्म ढाता, वो प्रियंका सहती रहती है। अब इधर वो इंस्टाग्राम के माध्यम से फिर से एक भानु का दोस्त रहता है भोला, भोला से बातचीत करती है। और भोला एक कंप्यूटर चलाता था, कंप्यूटर की दुकान थी। वह पैरवी करने लगता है और पैरवी करता है, और कुछ ही दिनों बाद जब भानु छूटकर बाहर आता है तो कहीं से फिर से मैसेज करती है और भोला का नंबर लेकर भोला से बात करती है और कहती है कि एक काम करो, तुम भानु से मेरी बात कराओ। भानु का नंबर बंद आ रहा था तो भोला बात कराता है। जब भोला बात कराता है तो भानु जब अपनी प्रेमिका की आवाज़ सुनता है तो बेहद खुश होता है। कितने के बावजूद भी वह उसे चाहती है। अब जेल से आने के बाद फिर से दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। एक दिन जब पति फिर बाहर जाता है तो वह चुपके से मिलने जाती है भानु से, और भानु से मिलने के बाद बताती है कि मेरे पति मुनेंद्र कहते हैं कि पहले तुम्हारे प्रेमी को मारूंगा, फिर तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा। अब मुनेंद्र कहता है कि देखो, कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हारे पति का, वरना तुम्हारे पति बड़े ठेकेदार हैं। हो सकता है वो सही कह रहे हों, मुझे मार दें, या फिर पहले तुम्हें मारें या फिर मुझे मारें। इससे पहले कुछ काम करना होगा। अब दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत जब भी उनका पति टहलने के लिए बाहर जाता था, मुनेंद्र ठेकेदार, तो आए दिन सुबह 5 बजे वह टहलने जाता था, तो कभी कभी लेट भी हो जाता था। एक बार उसकी पत्नी, यानी कि एक दिन पहले उसकी पत्नी फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन बंद आने लगता है। अब शाम को फिर फ़ोन करती है और मिलती है, कहती है कि देखो तुम्हारा फ़ोन बार बार बंद रहता है, मैं क्या करूं। भानु कहता है देखो, फ़ोन कॉल से बात नहीं होगी, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चैट करेंगे ताकि किसी को खबर ना लगे, और चैट डिलीट कर देंगे, पुलिस को भी भनक नहीं लगेगी। अब इधर प्रियंका इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज करती है और बताती है सोशल मीडिया के माध्यम से कि मेरा पति अभी अभी जस्ट बाहर निकला है, वो टहलने के लिए जा रहा है। और जैसे ही उसका पति टहलते हुए FCI गोदाम के पास पहुंचता है, वैसे ही भोला और उसका एक साथी और एक व्यक्ति गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद फरार हो जाते हैं। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है, तब पता चलता है कि उसकी पत्नी भी घर पर नहीं है, वो अभी गायब है। दरअसल पत्नी भी, जब पता चल जाता है कि लोगों को शक हो चुका है, तो पत्नी अपना कमरा छोड़कर वही आगरा रोड हरिवंश बिहार कॉलोनी अपने प्रेमी भानु के साथ जाकर छुप जाती है। और इधर जब पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है, जो भाई बताता है, क्योंकि भाई पंचायत में था, भाई को पता था कि भानु नाम का एक युवक उसकी भाभी को भगा के ले गया था। वो सारी हकीकत जब पुलिस सुनती है तो दोनों की लोकेशन ट्रेस करती है, और लोकेशन मिलते ही पुलिस दोनों को टांग लेती है। अब उठाने के बाद दोनों से जब पूछताछ करती है तो एक और खुलासा होता है। पत्नी ने सारे गहने बेचकर अपने करीब 3 से 4 लाख रुपए भानु को दिए थे, और बोली थी कि जितना हो सके इसमें से कम खर्च करना, और किसी और व्यक्ति को शामिल कर लो जो उसे गोली मार सके। अब भानु जेल से छूट कर आया था, उसके कई दोस्त थे। एक और दोस्त जो उसका रहता है उसे शामिल करता है, यानी टोटल 3 लोग रहते हैं। अब तीनों को शामिल करने के बाद, और एक उसका साला ठेकेदार का अमित, मिल करके ठेकेदार की हत्या कर देते हैं, और करीब 2 लाख रुपए में उसकी सुपारी दी जाती है। और साथ में तीनों मौजूद रहते हैं आंखों से देखने के लिए, ताकि उन्हें विश्वास हो सके कि ठेकेदार की मौत हो चुकी है। अब पुलिस जब यह खबर सुनती है तो बड़ी हैरान होती है। पत्नी, भानु और जो फरार भोला रहता है और अमित, चारों को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार कर हत्या के जुर्म में, हत्या के केस में कई धाराएं और भी लगाकर चारों को जेल भेज देती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर आप सभी साथी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का वेट रहेगा। और चलते चलते कुछ साथियों ने अपील किया है कि उनका नाम ज़रूर आज के वीडियो में लिया जाए। तो वीरेंद्र बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। रघुनाथ प्रताप सिंह हैं, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। फैजल खान भाई हैं, अजमेर राजस्थान के रहने वाले हैं। महेंद्र प्रताप सिंह गुजरात से हमारी वीडियो को देखते हैं। और रफ़ीक अहमद हैं, यह दिल्ली से हमारी वीडियो को देखते हैं। तो साथियों, आप सभी कमेंट ज़रूर किया करिए, जैसा कि रोज़ाना शाम 7:30 बजे हमारी कहानी आती है। और जितने भी साथी अपना कमेंट करते हैं, प्यार देते हैं, सभी साथियों का नाम
कहानी के अंत में ज़रूर लिया जाता है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।